दोस्तों, आज की कहानी है जन्मदिन का उपहार। लेकिन इसके पहले आपसे ये आग्रह करती हूँ कि कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें और अपने विचार सुझाव कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शाम को माँ के कहने पर मैं जब सब्जी लेने के लिए घर के पास वाली डीडीए मार्केट में जाने के लिए निकला तो बेटा वत्सल भी साथ हो लिया। मार्केट पहुंचकर सब्जी और घर के रोज़मर्रा की चीज़ों को खरीदकर अपनी स्विफ्ट की ओर बढ़ा तो वत्सल भागकर पास की एक गिफ्ट एम्पोरियम में घुस गया, जैसा वो हमेशा करता था। मैं उसे वापस बुलाने के लिए आवाज़ देता, तब तक वो एम्पोरियम में घुसकर कहीं खो गया। मैं सामान गाड़ी में रखकर उसका इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में वत्सल दौड़ता हुआ आया और हमेशा की तरह अपना हाथ दिखाने लगा। देखा तो उसके हाथ में एक छोटी सी रिमोट कार थी। अरे, यह किसने दिया? मैंने मुड़कर दुकान की तरफ देखते हुए वत्सल से पूछा, पर कोई जवाब दिए बगैर वह गाड़ी में बैठ गया और मैं यह सोचता हुए कि इतने महंगे खिलौने कौन इसे अक्सर देता है, गाड़ी स्टार्ट कर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा तो देखा माँ चलते समय कुछ करा हंसी रही थी। क्या हुआ माँ? मैंने सामान कुर्सी पर रखते हुए पूछा। माँ पास के सोफे पर बैठकर घुटना सहलाते हुए बोली, वही जोड़ों का दर्द जो इस उम्र में होता ही है। चलो कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, कहते हुए मैं डायनापार मलहम निकालकर उनके घुटनों पर लगाने लगा। वो तो ठीक है, पर अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं हो पाता। तू समझता क्यों नहीं? पिछले 2 सालों से तुमसे यही रट लगा रही हूँ कि दूसरी शादी कर लो। मेरा नहीं तो वत्सल का ही ख्याल कर लो, पर तू है कि सुनता ही नहीं। अच्छा चलो, तुम्हें बेड पर लिटा दूँ और तुम आराम करो। मैं चाय बनाकर ले आता हूँ। मैं ही डिनर भी तैयार कर दूँगा, कहकर रसोई में आ गया। थोड़ी देर में माँ के साथ चाय पीकर अपने कमरे में कपड़े बदलने आया तो वत्सल अपनी नई प्राप्त हुई रिमोट कार से खेलने में व्यस्त था। देखकर फिर से वही विचार मन में कौंधा कि आखिर कौन देता है इतने महंगे खिलौने अक्सर वत्सल को। रात को खाना खाकर और माँ को दवा देकर सुलाने के बाद अपने कमरे में पहुंचकर वत्सल से स्कूल के होमवर्क के बारे में पूछा। होमवर्क कर लिया बेटा? प्यार से गले में हाथ डालते हुए उसने कहा, हाँ कर लिया पापा। ठीक है, तो चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाना है। साथ में बेड पर लेटते हुए उसने अचानक पूछा, पापा क्या आप मेरे लिए नई माँ लाओगे? मैंने इस अचानक आए सवाल पर पलटकर उससे पूछा, किसने कहा? वत्सल मासूमियत से बोला कि दादी माँ कह रही थी कि अगर नई माँ आ जाए तो हम सब की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और वह हम सबका ध्यान रखेगी। ठीक है, चलो अब सो जाओ। बेड पर लेटा तो नींद कोसों दूर थी और सामने रागिनी की तस्वीर पर जाकर नज़र टिक गई। नई माँ कैसे ले आऊँ? तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे दूँ रागिनी? वह धीमे से बुदबुदाया और मन जैसे अतीत की ओर उड़ चला। कोरोना की दूसरी लहर हमारे छोटे से परिवार के सारे सुखों को उड़ा ले गई। मैंने कितना प्रयास किया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे पास के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, परंतु कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ा। दोपहर को डॉक्टर ने अपनी विज़िट के बाद बताया कि ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो गया है। स्टेरॉइड दे रहे हैं, आप चाहें
तो आकर देख सकते हैं। पीपीई किट पहनकर वार्ड में पहुंचा तो नर्स ने मुझे दूर से एक झलक ही देखने दिया। रागिनी बेड पर बेसुध सी लेटी थी। कोई हलचल नहीं दिखाई पड़ रही थी। पूछने पर नर्स ने कहा कि अभी कुछ ठीक से नहीं कह सकते हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं पर रिस्पॉन्स बहुत कम है। पेशेंट के लिए रात बहुत क्रिटिकल है, सुबह ही ठीक से पता चलेगा। रात भर अस्पताल के बाहर कार में बैठकर तुम्हारे ठीक होने के लिए भगवान से भीख मांगता रहा। सुबह तो ठीक निकल गई, पर दोपहर को अचानक फ़ोन पर डॉक्टर ने बताया कि तुम हम सब से बहुत दूर जा चुकी हो। कितना बदनसीब हूँ कि कोरोना के कारण आखिरी समय भी तुम्हारे पास में नहीं था और चाहते हुए भी कुछ कर ना सका। तुम 5 साल के अपने वत्सल, माँ और अपने जानू को छोड़कर चली गई। यह सब सोचते हुए रागिनी के साथ बीते अनेक पल मेरी आंखों के सामने तैर गए। 18 मई को हमारी शादी की 6वीं वर्षगांठ थी। हमने सेलिब्रेशन के कितने प्लान बनाए थे। तुमने इस बार मुझसे कांजीवरम की महंगी वाली साड़ी मांगी थी और मैंने तुम्हें देने का वायदा भी किया था, पर तुम 8 मई को ही हम सब से दूर चली गई। क्या कहूँ, तुम क्या गई, अब जीवन में सब कुछ अधूरा सा रह गया है। माँ दूसरी शादी के लिए कहती है, पर क्या नई लड़की वत्सल को तुम्हारे जितना प्यार दे पाएगी? और फिर माँ की देखभाल क्या तुम्हारी तरह वो कर पाएगी? इन ख्यालों के सागर में डूबता उतरता न जाने कब मैं सो गया। सुबह वत्सल को स्कूल छोड़ माँ को डॉक्टर के क्लिनिक ले गया। डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी थीं, जिन्हें मेडिकल स्टोर से खरीदकर माँ को घर पहुँचाया। माँ को हिदायत देते हुए मैंने उनसे कहा कि वो ज़्यादा काम ना करें। जब काम वाली आएगी तो उसी से दिन का खाना बनवा लेना। शाम को आकर मैं देख लूँगा। ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए जल्दी ड्राइव करते हुए निकल पड़ा। आसमान में काले बादल छा रहे थे, जिन्हें देखकर लगता था कि तेज़ बारिश होगी, और अगर बारिश हुई तो दोपहर में ट्रैफिक जाम हो सकता है। ऑफिस के पास स्कूल होने के कारण मैं लंच में वत्सल को स्कूल से घर पहुंचा देता था। दोपहर में जब जाने के लिए निकला तो तेज़ बारिश शुरू हो चुकी थी और मेरी आशंका को सही साबित करते हुए चौराहे पर 2 किलोमीटर लंबा जाम लग चुका था। मैंने जाम को देखते हुए स्कूल फ़ोन किया कि मुझे पहुंचने में देर हो सकती है, इसलिए वत्सल को स्कूल में ही रोक कर रखें। स्कूल आधा घंटा देर से पहुंचकर वत्सल को कार में बैठाया और घर की ओर चला। रास्ते में मार्केट से गुजरते समय वत्सल ने अचानक गिफ्ट एम्पोरियम से एक फुटबॉल खरीदने की फरमाइश की। बारिश थोड़ी धीमी थी तो मैं उसे लेकर दुकान में चला गया। मन में वत्सल को अक्सर महंगे खिलौने देने वाले से मिलने की उत्कंठा भी थी। एम्पोरियम से फुटबॉल पसंद कर बिलिंग काउंटर पर बिल चुकता करने के लिए पहुंचा, तभी मेरा ध्यान गया कि वत्सल मेरे पास नहीं है। अचानक मेरी नज़र दूसरे काउंटर पर पड़ी, जहां वो किसी से हंसते हुए बातें कर रहा था। तभी मैंने ध्यान दिया कि एक महिला ने शेल्फ से एक महंगी चॉकलेट उठाकर वत्सल को दे दिया। इस महिला को मना करना चाहिए, ऐसा सोचकर मैं भी उस काउंटर की ओर बढ़ चला। पास पहुंचने पर उसकी शक्ल जानी पहचानी सी लगी। मुझे देखकर वह मुस्कुराई और आश्चर्य वाले चेहरे से मुझे देखने लगी। लगा कि जैसे वह मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने भी दिमाग पर जोर डाला
तो याद आया कि यह तो संजना है जो मेरी ही सेक्शन में 12वीं में साथ थी। अरे संजना, तुम यहाँ? मेरे नाम लेने पर वह चौंकी और बोली, आप? अरे मुझे पहचाना नहीं, मैं गौरव। डीपीएस में हम एक ही सेक्शन में साथ थे। उसने कहा, तुम गौरव? इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं, तुम यहाँ कैसे? यह मेरा बेटा है और आज मैं यहाँ देखने के लिए आया था कि इसे इतने महंगे उपहार अक्सर कौन सा दोस्त देता है। इस पर संजना ने कहा कि अरे वत्सल तुम्हारा बेटा है, यह मुझे बहुत प्यारा लगता है। सालों पहले अपनी माँ के साथ आता था, तब से हमारी दोस्ती हो गई। जब भी यह आता है तो मैं इसे कुछ न कुछ अवश्य ही देती हूँ। रागिनी जी को पता है, तुम पहली बार आए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैंने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और बताया कि मैं पास ही सोसाइटी में रहता हूँ। मैंने उसे अगले दिन घर पर चाय पीने के लिए आने को बोला। घर आकर मैंने माँ को वत्सल की एम्पोरियम वाली दोस्त संजना के बारे में बताया और यह भी बताया कि वत्सल की दोस्त मेरे साथ डीपीएस में पढ़ी थी। माँ ने मिलने की इच्छा जाहिर की तो मैंने बताया कि कल शाम चाय पर बुलाया है, तुम बाई से कहकर कुछ बनवा लेना। अगली शाम जब ऑफिस से वापस लौटा तो संजना का इंतज़ार करने लगा। एम्पोरियम बंद होने के बाद संजना आई। चाय पीते पीते संजना ने बताया कि एम्पोरियम पिता का था, अब भाई चलाते हैं। मेरे पति गुलशन की रेल एक्सीडेंट में मौत के बाद मैं भाई के पास आ गई हूँ और समय बिताने के लिए एम्पोरियम में आ जाती हूँ। बातचीत में उसने रागिनी के बारे में पूछा तो मैंने नम आँखों से बताया कि कोरोना की दूसरी लहर ने उसे हम सब से दूर कर दिया है। सुनकर उसने अफसोस जताया। इस बीच मैं मोबाइल पर आए एक ज़रूरी कॉल को अटेंड करने के लिए अंदर आया। वापस आने पर देखा कि संजना माँ और वत्सल से खूब मिलजुल कर बातें कर रही थी। कुछ देर बैठने के बाद संजना ने घड़ी की ओर देखकर जाने को कहा। मैं उसे बाहर छोड़कर जब वापस अंदर आया तो माँ ने आशा भरी नज़रों से मेरी ओर देखा। मैं चुपचाप नाश्ते की प्लेटों और चाय के कपों को उठाकर किचन में रख अपने कमरे में आ गया। इसके बाद संजना अक्सर ही घर आने लगी। उसने माँ का मोबाइल नंबर भी ले लिया। एक दिन लौटा तो देखा संजना घर पर थी और बाई के ना आने के कारण उसने ही माँ के साथ मिलकर खाना बना लिया था। मैंने उससे भी खाने तक रुकने का आग्रह किया तो वह रुक गई। उसने घर फ़ोन कर अपनी भाभी को बता दिया। हमने साथ खाना खाया और अपने स्कूल और दोस्तों की बहुत सी बातों को याद किया। रात को जब उसे घर ड्रॉप करने गया तो पहली बार मुझे रागिनी के बाद किसी महिला से बात करना अच्छा लग रहा था। इस तरह हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। संजना के भाई भाभी भी उसे यहाँ आने से मना नहीं करते थे। हालांकि मेरे और संजना के बीच स्कूल में सिर्फ मित्रता ही थी, लेकिन मिलने जुलने के क्रम में यह मित्रता नया रूप लेने लगी थी। कभी कभी मुझे लगता कि जैसे रागिनी भी मुझे संजना के साथ नए बनते रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कह रही है। इन दिनों मैं महसूस कर रहा था कि संजना के घर आने पर माँ और वत्सल भी बहुत खुश रहते हैं। एक दिन माँ ने मुझसे फिर दबी ज़ुबान में शादी के बारे में बात की। ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूँ,
मैंने कहा। अगली बार जब संजना आई तो मैंने उसे ड्रॉप करते समय इस बारे में बात की। संजना ने कुछ सोचने का वक्त मांगा, जो मैंने स्वीकार कर लिया। 1 सप्ताह बाद संजना ने भी अपनी सहमति दी और मुझे भाई भाभी से बात करने को कहा। मैं दूसरे दिन संजना के भाई भाभी से मिलने गया। उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी और अगले महीने शादी का निश्चय किया। अगले महीने ही वत्सल का बर्थडे है और संजना ने उसी दिन शादी की डेट तय करने को कहा। मैंने भी सोचा कि वत्सल के लिए नई माँ से बड़ा गिफ्ट क्या होगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबा दें ताकि कहानियों की सूचना आप तक जल्दी पहुंच जाए।